साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है छूटता साथ अकेला हाथ। संदर्भ यह है कि इस साल अब लोकसभा चुनाव हो रहा है और बीते साल से ही इस चुनाव को लेकर दोनों ही पक्षों ने अर्थात सत्ता पक्ष और विपक्ष ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थी। देश की सियासत से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि 3 दशक के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर वो करिश्मा कर दिखाया जो लंबे अरसे से प्रतीक्षित था। क्या करिश्मा? करिश्मा ये कि देश में स्पष्ट बहुमत के साथ एक ही पार्टी की सरकार अस्तित्व में आए। भारतीय जनता पार्टी ने यह करिश्मा किया। 2014 में 282 सीटें जीतकर उसने ये करिश्मा कर दिखाया। 2019 में इस करिश्मे को दोहराया और सीटों का विस्तार भी किया। 282 से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी 303 के आंकड़े को स्पर्श कर गई। एनडीए के तहत ये सीटें 350 से भी ऊपर चली गई। अब बात हो रही है 2024 की। भाजपा नारा दे रही है अब की बार 400 पार। एनडीए के संदर्भ में, स्वयं के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में ही कह चुके हैं अब की बार 370 पार। अब ऐसे माहौल के बीच में विपक्ष महसूस कर रहा था कि अकेले अकेले लड़कर तो इस भाजपा से पार नहीं पाया जा सकता, एनडीए से पार नहीं पाया जा सकता। तो आइए मिलजुल कर ही मुकाबला करते हैं और मुकाबला करके इसके विजय रथ को रोकते हैं। कहा गया कि एक के खिलाफ एक मैदान में अगर उतारा जाएगा तो इस विजय रथ को रोक दिया जाएगा। इंडिया नाम का गठबंधन अस्तित्व में आया। 26-27 पार्टियों ने साथ रहने के संदर्भ में देश को वादा भी किया। अभी लेकिन चुनाव आयोग का कार्यक्रम भी घोषित नहीं हुआ है, उससे पहले यह कुनबा बिखर सा गया है। जो इस गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वो एनडीए के साथी हो गए हैं। बारी बारी से सब अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे हैं। आम आदमी पार्टी, उसने पहले पंजाब के संदर्भ में इंकार किया, फिर दिल्ली के संदर्भ में भी औकात दिखाने की मानो कोशिश की कांग्रेस को और कहा कि एक सीट पर चाहे 7 में से तो लड़ ले कांग्रेस, और वैसे तो एक के भी लायक नहीं है, पर गठबंधन धर्म के तहत हम अपनी उदारता दिखा रहे हैं। इससे इतर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी अब बोल दिए हम अकेले लड़ लेंगे। तो जब सब अकेले अकेले लड़ेंगे तो गठबंधन किस बात के लिए किए, ये सवाल है। और कांग्रेस जो इस गठबंधन की खातिर अपना बहुत कुछ छोड़ने का दावा कर रही थी, उसके पल्ले कुछ रह भी जाएगा, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या बेहतर नहीं कि कांग्रेस खुद ही अब इस गठबंधन से किनारा करके अपनी दम पर मैदान में उतरे, क्योंकि कोई बैसाखी उसको सहारा देने के लिए तो दिखाई नहीं दे रही। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और दिलचस्प राजनीतिक चर्चा को शुरू करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बहुत स्पष्ट है, पर पता नहीं क्यों ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि एकता का अर्थ समानता नहीं है, इसका अर्थ है उद्देश्य का मेल। ये मशहूर चीनी कहावत है, पर उद्देश्य तो यही था कि नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करना है। उद्देश्य तो यही था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं रहने देना है। उद्देश्य तो यही था कि एनडीए की सरकार फिर नहीं बननी चाहिए। तीनों उद्देश्यों की समानता होते हुए भी लोग साथ नहीं है, तो ये कहावत गलत है या वक्त के साथ कहावत बदलने वाली स्थिति हो गई है? इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। जिस कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं उसके प्रवक्ता दीपक झा हमारे साथ में। जिस भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने की हसरत है, उस भाजपा का पक्ष रखने के लिए लंबे अंतराल के बाद मुकेश त्यागी जी हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हैं, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, जो कांग्रेस से बहुत नाराज है। हमारे साथ चिराग सेठी जी हैं, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने भी अपने हाथ झिड़क दिए हैं। और इन सब के बीच में तटस्थ राय देने के लिए प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत दीपक झा जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। सीट शेयरिंग का सवाल है। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। इसके साथ साथ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है। एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें एक सीट
ऑफर करते हैं तो हमारा ये प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। तो दीपक झा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हो तो आप 1 सीट के लायक भी नहीं, पर बड़ी उदारता दिखाई संदीप पाठक जी ने। संगठक हैं आम आदमी पार्टी का, फिर भी 1 दे देते हैं, और पंजाब में तो 1 भी नहीं देते हैं। 13 की 13 आप ही जीतेंगे। तो क्या कहते हैं, कांग्रेस कितनी बेइज्जती कराएगी अपनी इन दलों से? बेहतर नहीं कांग्रेस ही कह दे तुम अपना अपना लड़ लो, हम अपना खुद ही देख लेंगे। जी, मैंने कहा हिमांशु जी आपको नमस्कार, आपके श्रोताओं को नमस्कार जी। शायद मैं आज आपके साथ पहली बार बैठ रहा हूं। बात यह है कि आज जो देश की दशा और दिशा है, वो देश में मोदी जी ने ऐसा माहौल बना दिया है तो देश में एक आवरण है, छद्म का आवरण है, झूठ का आवरण है, जी। तो हकीकत जा ही नहीं रही सामने। और जी। कांग्रेस उस सच्चाई के साथ लड़ना चाह रही है, उस सच्चाई के लिए लड़ रही है। तो इसलिए मैं केजरीवाल या फारूक अब्दुल्ला जी के लिए कुछ भी नहीं कहूंगा यहाँ पे चैनल पे बैठ के, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता या नहीं लड़ना चाहता इससे कि कौन क्या है क्या नहीं है। हमारे साथ है तो स्वागत है, नहीं है साथ तो स्वागत है। आप हमको कितना दे रहे हैं कोई बात नहीं, हमें क्या करना है हमें पता है। बात यह है कि होगी उनकी कोई मजबूरियां, ऐसे ही कोई बेवफा तो नहीं होता। तो जो भी लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं या साथ नहीं लड़ना चाह रहे हैं या अपना आकलन बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, भाई एक टीम मीटिंग जब इंडिया गठबंधन का होता है उसमें बात करने का है। हमारा वो चरित्र नहीं है कि हम आगे टीवी पे सामने बैठ के बताएं कि हम कितना लड़ेंगे कितना नहीं लड़ेंगे। हमें अपनी ताकत का भास है और आभास है। समुद्र जो होता है ना, उसमें लहरें नहीं उठती हैं बहुत ज्यादा, जहां पानी उछला होता है वहां तेज धार बहती है। तो बात है जिन पार्टियों को, भाजपा हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, जो भी दल है, मैं किसी का नाम लेके किसी को व्यक्तिगत कुछ नहीं करना चाहता हूं। हम एक उद्देश्य के साथ चल रहे हैं कि हमें भाजपा सरकार के आतंक से, भाजपा सरकार के जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सिर्फ एक वन मैन शो चल रहा है, उससे देश को बचाना है। जब दीपक जी आप इतने ही उदार हैं, इतनी उद्देश्य में आपकी स्पष्टता है, तो फिर साथ क्यों नहीं देते हमारे चिराग सेठी जी का, हमारे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी का? मैं आपकी 1 सीट की भी लायक डाटा के अनुसार हैसियत नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली में 1 दे देंगे। आप उद्देश्य के प्रति इतने गंभीर है, कह दीजिए ना हमें 1 भी नहीं चाहिए, सातों पे आप लड़िए, हम साथ रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने भी कहा 2 सीटें दे रही हो बहुत है, तो उसमें भी बोल दीजिए ममता जी 2 भी मत दीजिए, हम आपके साथ में, सारे पे आप ही लड़िए। ऐसी उदारता तो आप कहीं दिखा नहीं रहे, क्यों अपनी बेइज्जती इतनी करा रहे हैं? मेरा सवाल आपको खराब लग सकता है, लेकिन कुल मिला के वातावरण क्या बन रहा है? वातावरण ऐसा बन रहा है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी स्तर पे किसी सम्मान के लायक नहीं रह गया है क्या? सुनिए हिमांशु जी, आज आपका सवाल बुरा नहीं लग रहा। आज मैं मीडिया की हकीकत और सच्चाई बता रहा हूं। आज कांग्रेस का खाता सीज कर दिया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। पूरे देश की मीडिया ने हेडलाइन चलाई, लेकिन किसी ने डिबेट नहीं किया। 2 चैनलों ने डिबेट रखा था, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। आज आप महिमा मंडन कर रहे हैं, आप हो या अन्य चैनल हो, मैं व्यक्तिगत नहीं हूं आपके साथ, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, सबने इस डिबेट को कैंसिल कर दिया। क्या मजबूरी है देश की मीडिया? अरे मजबूरी क्या है? ट्रिब्यूनल ने घंटे भर के अंदर आपको राहत दे दी। जब तक खबर आई डिबेट प्लान कर दे, तब तक में तो आपने खाते खुलवा लिए। आपने स्वयं अपने वकीलों की कुशलता ऐसी दिखाई, अपने वकीलों की सराहना कीजिए। विवेक तनखा जी आ गए हमारे सामने और बोले खाते खुल गए, तो अब काहे की डिबेट? बिल्कुल खाते तो खोलना ही पड़ेगा, लेकिन जो बंद दरवाजे से चोरी कर रही सरकार, उसको देश को दिखाना आपका कर्तव्य बनता है, मीडिया का कर्तव्य बनता है। खैर हम इस बात पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपकी मजबूरियां हैं। ऐसे ही कोई बेवफा तो नहीं होता, सरकार से सवाल ना करने की ऐसी हिम्मत किसी में नहीं होती है। बात यह है कि आज लक्ष्य क्या होना चाहिए? 272 सीटों में तो सरकार बन जाती है हिमांशु जी, लेकिन रावण जो था ना, उसको त्रैलोक के विजय चाहिए था। देवता, दानव, सुर, नाग, गंधर्व, मुनि, सब पे उसको अपना कब्जा चाहिए था रावण को। जबकि उसके पास इतनी अभय वरदान दे दिया था ब्रह्मा जी ने कि जाओ तुम राज करो, मौज करो। मोदी जी को ठीक उसी तरीके से जनता रूपी जनार्दन ने अभय वरदान दे दिया कि जाइए मोदी जी, अब देश का कल्याण कीजिए। 300 सीटें आपके पास आ चुकी हैं, लेकिन मोदी जी को न पक्ष चाहिए, न विपक्ष चाहिए, न मीडिया चाहिए, न पुलिस चाहिए, न ईडी चाहिए। सिर्फ एक आदमी का नाम होना चाहिए इस देश में, मोदी।
तो ये जो अहंकारी मानसिकता, रावण वाली मानसिकता दिखाती है, आप बनते भक्त तो राम के हैं लेकिन कुकृत्य जो है आपके रावण वाले हैं, कंस वाले हैं। तो रावण ने जिस तरीके से मां सीता का हरण कर लिया था साधु के वेश में, क्योंकि राम के नाम पे अंधा, काना, लूला, लंगड़ा, भक्त, अभक्त जो भी है सब विश्वास करते हैं। राम के नाम की वो महिमा है कि पत्थर भी पानी में तर जाते थे, तो राम का नाम लेके सब तर जाते हैं। लेकिन मोदी जी ने राम के नाम पे जनता को छल रहे हैं मां सीता की तरह। तो आज उस सच्चाई से, स्वर्ण मृग मारीचिका से देश को बचाना है। कांग्रेस अपने उद्देश्य के साथ, अपने लक्ष्य के साथ खड़ी हुई है। जो हमारे साथ चलने को तैयार है बहुत बढ़िया, जो तैयार नहीं है उनका भी हम स्वागत करते हैं। चुनाव गठबंधन के साथ लड़े जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे उत्तर नहीं दे रहे, आप सब कुछ कह रहे हैं, पर आपके सहयोगी आपको अंगूठा क्यों दिखा रहे हैं इसके विषय में वाकई आप कुछ नहीं कह रहे। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, शायद उस समय आपके पास कहने के लिए कुछ हो, लेकिन मुझे जाना तो मुकेश त्यागी जी के पास ही है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार चिराग सेठी जी की भी बात सुन लेते हैं, क्यों कांग्रेस के साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और ऐसा व्यवहार करना था तो इस गठबंधन का हिस्सा ही क्यों बने थे, या भाजपा की मदद करने के लिए आप आए थे, अब संगठन में बैठकर, गठबंधन में बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो चिराग जी थोड़ा बताइए ना, चाह क्या रहे हैं आप लोग? नमस्कार हिमांशु जी, ये जो हो रहा है, हम तो आज भी गठबंधन का पार्ट है। जो संदीप जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उसपे भी उनका साथ यही था कि हम चुनाव तो साथ लड़ना चाहते हैं, पर अब समय कम है। अब कांग्रेस को समय के हिसाब से मीटिंग्स करनी पड़ेगी, समय के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आज जितना समय रह गया है लोकसभा की तैयारी के लिए, उतना समय कम है। तो सीटों का कहीं ना कहीं आकलन करना और सीटों को डिसाइड करके उस पर काम शुरू करना, वो सब पार्टियां चाहती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो तृणमूल हो। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी वो समय बर्बाद करे इस समय पे। तो इसी के लिए हमने एक प्रपोजल दे दिया, क्योंकि मीटिंग हो नहीं पा रही थी 8 जनवरी 12 जनवरी के बाद। हमने बोल दिया हम लड़ना तो साथ ही चाहते हैं, पर हमारी तरफ से ये प्रपोजल है, आप मीटिंग रख लीजिए, हम आ जाएंगे, हम डिसाइड कर लेंगे। अब आप देखिए, कहीं ना कहीं हम तो डिस्कशंस फिर भी कर रहे हैं। एक नारा लगा है 400 पार का जी। बात सोचिए, पिछली बार एनडीए को सीटें मिली 353, अगर अब जो दल छोड़ के चलेगा, छोड़ दे उन्हें 325, बोलते हैं हम करेंगे 370 पार। मतलब इस बार भी जो इनके गठबंधन के दल है उनको कोई सीटें मिलने नहीं वाली। मोदी जी कह रहे हैं जो है मैं पेट भरूंगा, 370 तो मेरी, क्योंकि 25 तो पिछली बार भी आपकी थी। अब कह रहे हैं कि आप 2-4 सीटें और जीत जाओगे। तो मोदी जी ने तो कर लिया अपना काम कि मैं तो कर रहा हूं, अब जिसको आना है आओ, नहीं आना डिस्कशन कर रहे हैं। हम एक पॉजिटिव डिस्कशन पे हैं, कहीं ना कहीं बात निकलेगी। आज डिस्कशंस हो रहे हैं, 2 मीटिंग्स हो चुकी है और आगे चिराग जी आपने बड़ी पते की बात कही, आपने कहा कि समय कम बचा है, उस तरीके से बात हो नहीं रही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब इंडिया गठबंधन के साथ उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए? हर पार्टी अपना दमखम से चुनाव लड़ ले, जो नतीजा आएगा उसके बाद में बैठ लें। बात यही कही जा रही है, ममता बनर्जी के यहां से भाषा यही आ रही है। क्या कहते हैं आप? एक बात समझिए, अगर ऐसा कुछ होता तो वो डर आपको दिख रहा है ना। कभी कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, कभी हमें ईडी का धमो देते हैं, कभी झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो इंडिया ब्लॉक का डर ही है ना। अगर डर नहीं होता तो ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज किसानों से इतना डर के बैठे हैं, क्यों डर रहे हो? अगर आप जीत रहे हो, 400 पार आप जा रहे हो, 1 साइडेड विक्ट्री है, तो इतना डर क्यों दिख रहा है? बयानों में डर दिख रहा है, काम में डर दिख रहा है, पूरा विपक्ष आपने बंद कर दिया एक तरह से जेल के अंदर। क्यों करने की जरूरत पड़ी? क्यों कर रहे हो ऐसा? मुकेश जी हैं बताने के लिए, मुकेश जी बहुत अच्छे से बताते हैं हमको ये सब। तो मुकेश जी इतने डरे डरे से क्यों हो? ऐसा लक्ष्य क्यों रखते हो आप जो साइदे तरीके से आप हासिल नहीं कर सकते हो? तो चिराग जी बता रहे हैं इन तरीकों से हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा रोशनी निकले मुकेश जी। मुझे तो रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता याद आ रही है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हिमांशु जी पहले आपको नमस्कार, बहुत समय लंबे अंतराल के बाद आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आपका। और वो भी ऐसी स्थिति में जब चुनाव जो है हमारे सर पे मंडरा रहे हैं और विपक्ष जो है पूर्ण रूप से जो है खुद ही विपक्ष में कहते हैं ना, अपोजिशन इज अपोजिशन टू इटसेल्फ। ये अपने ही गोल करने में लगे हुए हैं, सेल्फ गोल करने में लगे हुए हैं। अब आप लगातार देखिए किस प्रकार से इनके विकेट जो है नेचुरल रूप से गिर रहे हैं। कभी ये कह देते हैं ऑक्टोपस है, ऑपरेशन लोटस है, पता नहीं क्या क्या नाम से जोड़ते हैं। अब आप इनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि मैं समझता हूँ कि जो आधार इंडिया का रखा गया था उसी के अंदर महत्वाकांक्षियों का आधार था, वो एजेंडा खुल गया। कांग्रेस ने कहा मैं अकेला चलूंगे,
उधर नीतीश कुमार बनना चाह रहे थे, वो भी, उनको भी निष्कासित हो गए। उधर अशोक चव्हाण, जिनके पिताजी इतने बड़े कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, वो छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं। अभी सुन रहे हैं कि सिद्धू जी भी हमारे अमित शाह जी से अपॉइंटमेंट सीख कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां पे भी खलबली हो रही है। तो मुझे ये बताइए कि आपका कहां पर ग्रिप है, कहां पर मजबूत आपने इंडिया गठबंधन जो है वो कहां पर आपने मजबूती दिखाई? आपस में कोई मतभेद इतने ज्यादा हैं कि अभी आप देखिएगा, मैं समझता हूँ अभी एक सीट आप पार्टी दे रही है, हो सकता है वो भी विड्रॉ कर ले। टीएमसी ने तो पहले ही विड्रॉ कर लिया है। अखिलेश यादव को मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने 5 सीट मांगी थी कि भाई मुझे 5 सीट दे दीजिए, जैसे वो महाभारत में 5 गांव मांगे थे, तो 5 सीट इन्होंने मना कर दी। तो क्या हुआ अंतर्गत, उन्होंने जो है कम से कम 70-75 कैंडिडेट खड़े किए और इनका कांग्रेस की वहां पर शिकस्त हुई। तो जब ये सब चीजें लिख रही थी 31 दिसंबर तक, हिमांशु जी इन्होंने कहा था हम सीट शेयरिंग कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये गठबंधन ना बन करके एक हटबंधन बन गया, अपनी अपनी हट में सब लगे हुए हैं और हर एक सोच रहा है कि पोस्ट पोल अलायंस करेंगे, मौका देख करके चौका लगाएंगे। तो अब इनकी स्थिति बहुत क्लियर होगी, इंडिया गठबंधन जो है बिगड़। अच्छा एक बात बताओ मुकेश त्यागी जी, भाजपा का आम कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन से कितना नाराज है? यह सवाल इसलिए है कि ये इंडिया गठबंधन का काम लगाने के चक्कर में जिस तरीके से आप उदारता दिखा रहे हैं उस पर क्या कहना है? जैसे नीतीश कुमार के संदर्भ में आप कहते थे कि सवाल ही नहीं उठता, अब नीतीश कुमार के दरवाजे भाजपा के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। उनके लिए दरवाजे बंद तो छोड़िए, आप कालीन बिछाते हुए दिखे। जिन अशोक चौहान के संदर्भ में भी आप उल्लेख कर रहे थे, उन अशोक चौहान को लेकर तो कितनी बड़ी बड़ी बातें आपके नेता कहते थे। आदर्श घोटाले के अभियुक्त को लोकसभा का टिकट देकर कौन सा आदर्श प्रस्तुत कर रही है कांग्रेस, पर उस आदर्श घोटाले के आरोपी को राज्यसभा का टिकट देकर कौन सा आदर्श प्रस्तुत कर रही है भाजपा? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं मुकेश जी, और पूछ तो आम भाजपा का कार्यकर्ता भी रहा होगा ना कि जिन चीजों पर उसको मौका मिलना चाहिए था, ये गठबंधन के लोगों को आप मौका दिए जा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो मुकेश जी? और चिराग जी फिर ये बोल रहे हैं कि डरे हुए हो आप, ना 370 के आसार हैं ना 400 के आसार हैं, इसलिए सारे उपचार हैं। क्या कहते हैं मुकेश जी? देखिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं तो इस बात को 400 की संख्या को और बढ़ाना चाहता हूं। आपकी बात जिस प्रकार से विपक्ष की स्थिति दिख रही है, शायद हम 500 भी पार कर सके। तो क्योंकि जो विपक्ष बिल्कुल विघटित हो चुका है, कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है और जिस प्रकार से राजनीतिक प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का है वो अनुकरणीय है। और वो ये भी नहीं कि चुनाव के नजदीक, वो 5 साल पहले ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। आपने देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर रथ यात्रा घूम रही है और उनको लगातार समर्पण हर जगह से मिल रहा है। तो मुझे ये लग नहीं रहा है, आसान इनको खुद नजर आ रहे हैं, खुद गणित कर लें कि किस प्रकार की स्थिति इनकी बन रही है। कोई एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं। मैं आपको बताऊं, आप पार्टी ने भी तो कहा था केजरीवाल ने कि मैं कांग्रेस के साथ कभी जीवन में गठबंधन नहीं करूंगा। आज क्या हो रहा है? आज जब ऑर्डिनेंस हुआ था तो उसमें कांग्रेस सपोर्ट करने आ गई। उन्होंने कहा मुझे कुछ सपोर्ट करोगे तो मैं साथ रहूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। तो राजनीति के अंदर अगर देश के हित को सबसे आगे रखा जाए तो मैं समझता हूं उस हित के अंदर अंत में जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, देश के हित में हो रहा है। जहां तक हो रहा है देश के अहित में होगा तो गलत बात होगी। तो चव्हाण जी आए वो वेलकम है, हमारे नीतीश कुमार जी वापस आए उनका स्वागत है, मुरली देवरा के पुत्र आए वो उनका भी स्वागत है। तो ये तो हमारी जो देश के प्रति जो व्यापक है, मैं देखिए विकसित देश के अंदर जाना, ये मोदी जी का एक बहुत बड़ा कांग्रेस के साथ आना देश के खिलाफ जाना, भाजपा के साथ आना मतलब देश के हित में आना, यही परिभाषा रह गई अब इस देश में सियासत की। मुकेश जी यही है आशय? जी त्यागी जी। नहीं देखिए ऐसा है कि कांग्रेस बीजेपी का जो आचरण है उससे आप जग जाहिर है कि उनका देश के प्रति कितना गहरा और गंभीर समर्पण है। तभी हमारी 2 से लेकर के हमने जो है इतनी लंबी संख्या हमने 2019 के चुनाव में जीती और लगातार मैं मानता हूं हिमांशु जी 2014 में हो सकता है यूपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों बढ़ रहा है 10 साल के अंदर। एक बार बताओ मुकेश त्यागी जी, आपको 2 बार स्पष्ट जनादेश मिल गया तो आप प्रमाणित हो गए, सर्टिफिकेट हो गया आपके पास में कि आप राष्ट्रवादी है, देश के खिलाफ सोचने वाले है ही नहीं, देश के खिलाफ कदम उठाने वाले है ही नहीं, जो भी कुछ करते हैं देश के लिए करते हैं। तो भाई कांग्रेस को तो कितनी बार इस देश की जनता ने जनादेश दिया है, उसके पास तो इस आधार पर आपसे बड़ा सर्टिफिकेट है, बड़ा प्रमाण पत्र है। राष्ट्र के प्रति उसकी निष्ठा कहीं ज्यादा मायने रखती है क्योंकि उसी देश की जनता ने कांग्रेस को इतनी बार चुना, हमारे पुरखों ने चुना। आपके पिताजी और दादाजी भी वोट दिया करते थे कांग्रेस को, ऐसा मानकर चलते हैं। पर क्या कहते हैं आप
फिर कांग्रेस को आप राष्ट्र विरोधी क्यों बताते हो? हिमांशु जी, 10 साल मनमोहन सरकार में 9 स्कैम हुए, ठीक है। हमारे यहाँ आप एक स्कैम का भी नाम लेकर के दे दीजिए। जहां तक हमारा ये है, अगर ये इतिहास बहुत लंबा है, किस प्रकार से एक्साइज जो है चाइना को दिया गया, किस प्रकार से वीटो पावर चाइना को हैंड ओवर करी गई। और आप देखिए 1970 तक जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जीडीपी रेट थी, वो चाइना से आगे थी। चाइना को 1949 में आजादी मिली, हमें 1947 में मिली। कई दशकों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई गई, और आज भारतवर्ष जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और पीपीपी टर्म्स में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट बनेगी। तो ये जो आर्थिक त्वरित प्रगति हुई है वो किसके दौरान हुई है? कोई तो आप एक बात बता दीजिए कि जहां पर मोदी सरकार चूक गई हो। होली दिवाली पे मोदी जी सरहद पे जाकर के अपने जवानों के साथ होली दिवाली मनाते हैं। देखिए, पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस और फुल टाइम पॉलिटिशियंस में यही फर्क है। अब आप उनका, अभी ठीक है राहुल गांधी जी यात्रा करने पर अब देर हो चुकी है, अब जो है इनकी जमीन निकल चुकी है, तो मुझे लगता जमीन नहीं निकल चुकी है। मुकेश त्यागी जी बता रहे हैं मोदी जी भी ठीक आकलन नहीं कर पा रहे। कहा 400 पार, कहीं करिश्मा ना हो जाए 500 पार हो जाए। मुझे आना है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के पास, पर दिनेश जी, दीपक झा जी को लग रहा है कि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। जी दीपक जी, क्या हो गया? मुकेश त्यागी जी की बात इतनी क्यों चुप गई आपको? जी दीपक जी, आप बार बार म्यूट कर लेते, उसे अनम्यूट कर लीजिए। फिर आप आरोप लगाते हैं हम आपकी आवाज नहीं सुनते। नहीं, देखिए हिमांशु जी, आपको आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी निष्ठा पे मेरा सवाल नहीं है, आपकी जो बिरादरी पे सवाल है, आपकी व्यक्तिगत निष्ठा पे सवाल नहीं, बिरादरी की बात होती है। देखिए, बात यह है कि नेता भ्रष्ट हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्ट हो सकता है, तो क्या पत्रकार बिरादरी भ्रष्ट नहीं हो सकता? सवाल ये भी बनता है ना जी। तो आप व्यक्तिगत कुछ नहीं है मेरा इस राजनीतिक जीवन में, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, मेरी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है। बात है कि भाजपा के लिए तो 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, तो अब ऐसी मानसिकता की बात क्या करें? राष्ट्र की बात करते हैं, भाजपा का साथ देने वालों। अरे बताइए ना, पुलवामा में जो 350 किलो आरडीएक्स आया, आज तक देश को आप नहीं बता पाते कि कहां से आया, कैसे आया। इतना ही तो राष्ट्र को बता दीजिए ना आप, मेरे भाई मुकेश जी। इतना ही आप बता दीजिए। दीपक जी के सवाल का उत्तर लेंगे हम, लेकिन उससे पहले मुझे जाना है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के पास। लेकिन चिराग जी ने भी कोई हस्तक्षेप करना चाहा। जी चिराग जी, बात करते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, इनसे बस ये भी पूछ ले प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसमें हम कौन से नंबर पे है? ब्राजील से भी पीछे है, $2.85 ये प्रति व्यक्ति आय है। आईएमएफ का डेटा है 2024 का। तो ये जो ढोल पीटते हैं ना 5 ट्रिलियन का, ये भी देखिए कि हर आदमी के हाथ में पैसा कितना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पागल बनाने के लिए नंबर बहुत अच्छा है कि 5 ट्रिलियन पॉपुलेशन के साइज पे जीडीपी का स्टेटस देखिए, पर प्रति व्यक्ति आय की जब बात होती है ना, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भी आपकी प्रति व्यक्ति आय जो वो पीछे ही रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ रही है। वो आगे नहीं बढ़ रहे। चिराग शेट्टी जी की अपनी दलील है, गिलास आधा खाली है, गिलास आधा भरा है, जिसको जिसमें सुविधा है वो वैसा बता रहा है। अब चिराग शेट्टी जी चाहते हैं कि देश की सरकार भाजपा चलाए और साथ में बताए कि देखो ये गिलास आधा खाली है। तो चिराग जी इतने ना समझ तो भाजपा वाले नहीं है ना कि आपकी दलील के साथ में खड़े हो गए। वो यही बताएगा कि गिलास देखो आधा भर चुका है, आधा और भरा जाएगा। लेकिन मैं आना चाहता हूं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के पास में। पुरोहित जी, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल लोगों के जहन में आता है। मैं ममता दीदी से बड़ी उम्मीद थी, विपक्ष का बड़ा चेहरा थी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, पर पिछले कुछ समय से इतना तो वो भाजपा से भी नाराज नहीं रहती हैं जितना नाराज वो कांग्रेस से दिखाई देती है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी भाजपा से इतने नाराज दिखाई नहीं देते भाई, जितना ममता दीदी से नाराज होते हैं। चक्कर क्या है भाई? जी हिमांशु जी, देखिए नाराजगी तो एक सवाल मैं पहले आपको छोटा सा कर लेता हूं। 34 मिनट की डिबेट आपने कर ली है और 2 बार 3 बार नाम भी लिया, मगर एक बार भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। आप तसल्ली से बोलिए स्वयं प्रकाश जी, अपनी डिबेट का तरीका ही है, जब मौका देते हैं ना तसल्ली से देते हैं। आप पूरी तसल्ली से अपना समय लीजिए। सुनिए ना, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। ऐसा ही कुछ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को समझती है। देश की जनता आज की डेट में जान चुकी है क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत क्या है। क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत एनडीए की सरकार बनी, क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत की बदौलत यूपीए की सरकार बनी। पिछले 3-4 दशकों में जितनी भी सरकारें बनी है, ये सारे की सारी सरकारें क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत से बनी है। कोई व्यक्ति आके बोले मेरे नाम पे वोट मिल रहा है, अकेला पूरे हिंदुस्तान में, ये यूनियन फेडरल स्ट्रक्चर है पूरे देश का।
आज पश्चिम बंगाल में जो बात होगी वो राजस्थान में नहीं होगी, जो तमिलनाडु में बात होगी वो बिहार में नहीं होगी। तो बहुत सी हमें विभिन्नता है हमारे अंदर में, फिर भी हम एक है, यूनाइटेड है। मगर देखिए दो ताकतों से लड़ाई हो रही है। एक ताकत है जो पूरे देश को बांटना चाहती है, धर्म के नाम पे, रंगों के नाम पे, जाति के नाम पे, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, उनको यह नहीं पता है कि हमें करना क्या है। कांग्रेस पार्टी को देखिए पश्चिम बंगाल में एक तरफ राहुल गांधी या इनके जयराम रमेश क्या बोलते हैं कि बिना ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन को हम सोच भी नहीं सकते हैं। एकदम सही कहा, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने 2021 का चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में ममता बनर्जी ने प्रयास चालू किए। 2021 से लेकर के 2023 जून महीने तक एक बात बनी कि भाई इंडिया गठबंधन बनेगा। 6 महीने हम लोगों ने आपसी, 6 महीनों में हम लोग बैठे कितनी देर बैठे? 6 घंटे बैठे, चाय कॉफी पिए, बात हुई। सीट शेयरिंग के लिए दीदी बोलती रही कि भाई 31 दिसंबर के पहले आप कौन किस राज्य में कितनी सीटों पे लड़ेगा, आप लोग इस पर बात कर लीजिए। मगर ढिलाई दे रहे हैं। तो लोग कांग्रेस को लगता है कि वो 400 सीट जीतने में माहिर है, जीत सकती है, हमारी शुभकामनाएं है उनको। मगर पश्चिम बंगाल के लिए हम ये बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल में 42 की 42 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ही एकमात्र चेहरा है, ममता बनर्जी ही एकमात्र चेहरा है। तो हम यहां लड़ सकते हैं। कांग्रेस को क्या करना चाहिए था? कांग्रेस का नंबर है अभी 50 के आसपास। कांग्रेस को करना क्या चाहिए था? कांग्रेस को सारी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, जैसे समाजवादी है, जैसे बिहार के नीतीश जी और लालू जी दोनों ही थे हमारे साथ, मगर किसी कारण से नीतीश जी चले गए हैं। उनका कुछ पता नहीं है कब जाएंगे और कब आएंगे, इनके बारे में मैं टिप्पणी ज्यादा नहीं करूंगा। नीतीश जी के बारे में बड़े सीनियर नेता है, वो वहां की राजनीति समझते हैं। मगर देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी, तो इन सब चेहरों को जोड़ के अगर कांग्रेस एक समान विचारधारा को प्रोजेक्ट करती, आगे बढ़ती, तो मजा आता। लड़ते, मगर अभी भी लड़ रहे हैं। देखिए प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, हम इंडिया गठबंधन के बाहर नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी को देखिए बंगाल में बीजेपी से भी लड़ रही है और तृणमूल कांग्रेस से भी लड़ रही है। तो कांग्रेस को तो पहले ये डिसाइड करना कि हमको किससे लड़ना है। हम तो कांग्रेस से नहीं लड़ने गए, राजस्थान में नहीं लड़ने गए, बिहार में नहीं, कोई भी राज्य दूसरे जहां कांग्रेस लड़ती है हम नहीं लड़ते हैं। हम कोशिश करते हैं नहीं लड़े, मगर जहां पे हमारी मजबूत जगह है हम मुद्दे उठाते हैं। आज पश्चिम बंगाल में आप बात, अधीर रंजन चौधरी की बात करता हूं, कल या परसों राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है मनरेगा के लिए, देश में प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मांग की है कि भाई बंगाल का बकाया पैसा दो। पहली बार जब सीधी धरने पर बैठी है पिछले कुछ दिनों से, पहली बार यह मांग उठी। मगर प्रतिपक्ष के नेता जो पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने एक बार भी संसद में यह मांग नहीं उठाई कि बंगाल का जो बकाया 1,18,000 करोड़ रुपया है वो हमें वापस दिया जाए। उसके लिए आप लड़िए, धरना करिए, शांतिप्रिय। मगर आप कोसते हैं, नींद से उठते हैं, मगर वो कब अशोक चौहान बन जाएंगे कांग्रेस को पता ही नहीं चलेगा। जैसे महाराष्ट्र में हुआ ना, कब अधीर रंजन चौधरी भी अशोक चौहान बन जाएंगे पता नहीं चलेगा कांग्रेस को। तो अब मुद्दे की बात पर आई है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, देश इंडिया गठबंधन से चुनाव से पहले कोई उम्मीद रखे या जो भी उम्मीद रखनी है चुनाव के बाद रखे। इंडिया गठबंधन एक के खिलाफ एक जो कहानी बता रहे थे, अब उसे भूल जाना चाहिए। हिमांशु जी, आज की जो 21वीं शताब्दी की जो बच्चे और जो पीढ़ियां, युवा वोटर है ना, वो सच्चाई जान रहे हैं, वो देख रहे हैं कौन कहां पर लड़ रहा है। वो जब वोट देने जाते हैं ना, तो पश्चिम बंगाल में अगर वो सेकुलर वोट देने जाएंगे तो ममता बनर्जी के नाम पर देंगे। हमारे भी तो वही विचार है जो गांधी के विचार है, हम भी तो वही काम कर रहे हैं। अब महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, रूपोश्री हो, कन्याश्री हो, जितने प्रकल्प है ममता बनर्जी के। देखिए महिलाओं की बात करते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि पश्चिम बंगाल एकमात्र प्रदेश है जहां महिला मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले राज्यसभा में सांसद भेजे गए, 4 में से 3 कौन है? महिलाएं हैं। पूरे देश के अंदर में चाहे एमपी हो, एमएलए हो, पार्षद हो, इवन संगठन में भी महिलाओं को बराबर की जगह दी जा रही है। आरक्षण बिल अभी पास हुआ है, तो हम लोग महिलाओं के बारे में सोचते हैं। बंगाल की महिलाएं जब वोट देने जाती है ना, ममता बनर्जी के अलावा दूसरा नाम जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या है, इस पर कोई बहस थोड़ी है। जो सवाल है आप उसका उत्तर नहीं दे रहे। इंडिया गठबंधन से कोई उम्मीद रखें? मुकेश त्यागी जी है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के, बोल रहे हैं वो तो आकलन गलत हो गया, 400 पार जैसी हालत आप सबने मिलके अपनी कर ली है, अगर हम लोग 500 पार भी कर जाए तो आश्चर्य नहीं। ममता जी बता ही चुकी हैं 40 सीटें आ जाए कांग्रेस की, बहुत बड़ी बात होगी। तो सबकी भाषा एक सी क्यों होती जा रही है? जी पुरोहित जी, सारी पार्टियां जो मिल करके चुनाव लड़ती तो एक अलग
फैसला आता। मगर ये जो 400 पार 500 पार कर रहे हैं ना, इनका एक ये नैरेटिव सेट करना है। ये बोलेंगे, मोदी जी बोलेंगे, वो मीडिया बोलेगी और सोशल मीडिया चलेगा, यही चलेगा। 400 पार ढाक के 3-5 सामने आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने दबकी बार 200, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे 500 पार। अरे कर लीजिए ना। 77 पे गाड़ी अटकी थी पर 3 से चल के 77 तक पहुंची थी पुरोहित जी, ये तो आप भी मानोगे। और लोकसभा में भी आंकड़ा आपको और भाजपा का लगभग बराबरी का हो गया था 2019 में। आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन प्रेम कुमार जी मेरे साथ में है, कहानी सीधे तौर पर समझ में आ रही है प्रेम कुमार जी, चारों पैनलिस्ट से बातचीत के आधार पर, कि अब इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज बची नहीं। आप भाषा सुन रहे होंगे, तर्क सुन रहे होंगे, दलील सुन रहे होंगे। क्या कांग्रेस को अभी भी गठबंधन की लाश से चिपके रहना चाहिए, या कांग्रेस को अब ऐसी उम्मीद छोड़ कम से कम अपने संदर्भ में विचार करना चाहिए? जी हिमांशु जी, इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है राजनीति जी। और जब हम सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस को 1 सीट देंगे जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस को 1 सीट देंगे जी। इसका मतलब है कि वो कांग्रेस से 6 सीट चाहते हैं जी। उनको कांग्रेस से 6 सीट चाहिए। और अगर ये चाहत नहीं होती ना तो 1 की भी बात नहीं होती जी। ममता बनर्जी जी को कांग्रेस को बाइकआउट करके लड़ सकती थी जी, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के लिए अभी भी दरवाजे रखी हुई है, क्योंकि कांग्रेस सबकी जरूरत बनी है। पिछले चुनाव में यह स्थिति नहीं थी जी। इस चुनाव में बनी है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के चुंबकत्व के इर्द गिर्द ही है, इससे बाहर इंडिया गठबंधन नहीं है। वरना जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भी इसका प्रभाव पंजाब और दिल्ली को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में बहुत कम नहीं के बराबर है जी। तो जो इंडिया गठबंधन का कॉन्सेप्ट है प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस, मिलकर लड़ना, तो अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस को स्पेस नहीं देंगे तो फिर इंडिया गठबंधन ही नहीं है जी। तो यानी स्पेस दोनों को देना हो। आप कांग्रेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुजरात में प्रेम कुमार जी, हम आज बात कर रहे हैं 16 फरवरी को, आचार संहिता लगने में महीने भर का भी समय नहीं बचा। अब देंगे, देना चाहिए, इसके लिए समय बचा है क्या? अगर हमारे सामने स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं कि भाई समय रहते फैसले कहां लिए, चिराग शेट्टी जी बोल रहे हैं बैठे कहां, 6 बैठकों में भी 6 घंटे साथ बैठे, इतनी संजीदगी गठबंधन को लेकर रही, और सब ठीकरा किस पे फोड़ रहे हैं? कांग्रेस पे। क्या कहते हैं आप? कांग्रेस ने केवल लेना चाहा, देने पर बात होगी इसलिए बैठना ही नहीं चाहा। देखिए, मैं इसी बात को थोड़ा सा समझने और समझाने का प्रयास करता हूं जी, कि जो इस बार का जो चुनाव है जी, कि भारतीय जनता पार्टी बनाम अदर्स का चुनाव है जी। ये मिलकर लड़े या अलग लड़े, सीट शेयरिंग हो या ना हो, ये इनकी संभावनाओं पर कुछ असर डाल सकता है कि तृणमूल कांग्रेस ज्यादा जीत ले, कि कांग्रेस ज्यादा जीत ले, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में किनका क्या शेयरिंग हो जाए। लेकिन ये पूरे देश में चुनाव बीजेपी बनाम अदर्स का है, और इस मोड़ पर जबकि अब बहुत कम समय बचा है तो बहुत जल्दी में ही कुछ होगा। अगर गठबंधन भी होता है, पूर्ण गठबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इंडिया, जो कि ममता बनर्जी का दिया हुआ नाम है, वो इंडिया अपोजिशन का जो नाम पड़ा है, ये अपोजिशन एक जनता कितना विचलित है, इस एंटी इनकम्बेंसी कितना है, उस पर ही इंडिया गठबंधन की सफलता है। और हमें लगता है पूरी बात पत्ती की हुई है। आप बोल रहे हैं कि ये भाजपा वर्सेस अदर्स का चुनाव है, और अदर्स अगर आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी दलील स्वयं विपक्ष देता था कि इनको वोट कितने मिलते हैं, 33%, 35%, 38%, बाकी तो भाजपा के खिलाफ ही डलता है, पर वो खिलाफ डलने वाले अभी भी एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं। आप शब्द देखें, अधीर रंजन चौधरी इतना खिलाफ भाजपा या नरेंद्र मोदी के नहीं बोलते जितनी आक्रामकता के साथ वो सम्माननीय ममता बनर्जी के लिए बोलते हैं। फिर बात बनेगी कैसे? देखिए हिमांशु जी, अधीर रंजन चौधरी को हम चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उनसे इन कांग्रेस की वॉइस सुनने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन वास्तव में जब वो बंगाल में होते हैं तो वो क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय ऑपोजिशन की तरह बात करते हैं। इसीलिए ये दुविधा है।
और कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे जो कमियां इंडिया गठबंधन में देख रहे हैं वो कमियां एनडीए में भी है। एनडीए में कितनी बैठकें हो गई, कहां सीट शेयरिंग हो गया, बिहार में किसको कौन सीट दे रहा है, क्या नीतीश कुमार से तय हो गया, क्या चिराग पासवान और पारस पासवान सब एकजुट हो गए, क्या उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी सबके तय हो गए, क्या यही चीजें महाराष्ट्र में हो गई। भाई जब ये बात की जाती है कि बीजेपी 370 आएगी, आप देखिए बीजेपी बिना रीजनल पार्टीज के क्या 303 आ जाती? अगर 303 आ जाती तो नीतीश कुमार को 5 सीटें छोड़कर क्यों गठबंधन करते? बिहार में 40 में 39 लेकर आए। यानी नीतीश कुमार के कारण बीजेपी को फायदा हुआ होगा, तब तो वो कुर्बानी देकर के गठबंधन कर रहे थे। यही शिकायत तो उद्धव ठाकरे को थी, नीतीश कुमार के साथ ऐसा व्यवहार, और हम इतने पुरानी साथी हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उनको मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, सीटें छोड़ के अब गठबंधन भी करते हैं, और हमारे साथ ऐसा नहीं करते। तो ये आप क्या उद्धव ठाकरे के कारण महाराष्ट्र में नहीं जीते? कहने का मतलब है कि बीजेपी ही जिताती है क्षेत्रीय दल को। यह सोच बिल्कुल गलत है। क्षेत्रीय दल की उनकी जरूरत है, तभी वो आज भी ओम प्रकाश राजभर उनको चाहिए, आज भी फिर से नीतीश कुमार उनको चाहिए। तो सीट शेयरिंग का मुद्दा, प्रेम कुमार जी, लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं देखते हैं कि बीजेपी अपने साथ लोगों को जोड़ती जा रही है, और कांग्रेस जिसने महसूस किया था कि उसे लोगों की जरूरत है, वो जिनको अपने साथ लाई थी वो एक के बाद एक बिछड़ते जा रहे हैं। यही तो सवाल है। बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है। और ये संसाधनों का बहुत बड़ा फर्क है। सत्ता और दौलत, इस दोनों का कॉम्बिनेशन बीजेपी के पास बहुत स्ट्रांग है। भैया अशोक चौहान और दौलत के कॉम्बिनेशन में मुकेश त्यागी जी आप खेल कर दे रहे हैं, और लोकतंत्र के साथ खेल हो जा रहा है। ये ध्वनि निकल कर आ रही है प्रेम कुमार जी की बात से। आप बात कर रहे थे राष्ट्र हित की, आप तो दल हित में देश हित को दांव पर लगा दिए हैं, ऐसा प्रेम कुमार जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस आक्षेप पर आप मौन रह जा रहे हैं। सहमति है आपकी? प्रेम कुमार जी पत्रकार हैं और उनके आलोचना करने का अधिकार है, और यही होना भी चाहिए प्रजातंत्र के अंदर कि सब आलोचना कर सकते हैं एक दूसरे की। लेकिन सत्यता से आप परे मत जाइए। आप ये कह करके कि भारतीय जनता पार्टी का अपना स्वतंत्र कोई वर्चस्व नहीं है, वो रीजनल पार्टी के सहारे उनके बैसाखी के ऊपर चल करके अपनी जीत तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये सबसे बड़ा आपका गलत मूल्यांकन है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत जबरदस्त पार्टी है, और वहां पर जिस प्रकार का अनुशासन है और काम है वो जनता के हित में है। और देखिए कांग्रेस का मैं बताऊं, कांग्रेस की स्थिति इतनी गंभीर क्यों हो गई है, क्योंकि सबकी जो बुनियाद रखी गई थी वो इस आधार पे रखी गई थी, भाई कांग्रेस को तो कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। ये जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है, ये राजीव गांधी जी की पार्टी है। तो इनके अंदर एक प्रकार का ऐसा वो आ गया था कि हमको तो कोई शिकस्त कर ही नहीं सकता। 400 पार कर चुकी थी कांग्रेस, तो इन्होंने तमाम प्रकार की ऐसी नीतियां करी जिससे देश को ये लोग पीछे ले गए। आज वो जो इनका पाप है वो निकल करके बाहर आ रहा है, और उसका परिणाम जनता इनको दे रही है, क्योंकि उनका पोल खुल चुकी है कि ये देश हित में कि इन्होंने काम नहीं किया। नहीं मुकेश त्यागी जी, मामला इतना आसान नहीं है। सवाल आपसे इस बात को लेकर उठ रहा है कि आप सरे आम जिन्होंने आपको तमाचे लगाए, आप उनके आगे कालीन क्यों बिछाए? नीतीश कुमार ने क्या कुछ आपके साथ नहीं किया? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार की धरती पर दहाड़े थे, बोले नहीं थे, दहाड़े थे। आवाज में इतना ओज था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बिहार की जनता से वादा करता हूं। नीतीश कुमार के लिए दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। वो जेपी नड्डा जी भी हैं, वो नीतीश कुमार भी हैं, और वो अमित शाह जी भी हैं, पर दरवाजे खुलते हुए हमने देखे। क्या मजबूरी आन पड़ी? इंडिया गठबंधन ने आपको इतना डरा दिया कि जिस नीतीश कुमार के लिए दरवाजे आपके हमेशा के लिए बंद हो गए थे वो कालीन समेत खुल गए। क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन की जीत नहीं? हिमांशु जी, इसका थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा कि ये रखना पड़ेगा कि राज्य सरकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है भारत की पूर्ण जीडीपी में, और अगर स्थानीय सरकार कमजोर हो जाती है या डिस्टेबलाइज हो जाती है तो उसकी आर्थिक स्थिति पर और सामाजिक उत्थान पे बहुत असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ देश के व्यापक हित को लेते हुए, ताकि देश की जो इकोनॉमी जो उन्होंने टारगेट सेट किया है उसको लेते हुए, अगर हम बिहार को जहाँ पे बहुत मिनरल्स हैं, तमाम प्रकार की वहाँ पे सुविधाएं हैं, लेबर फोर्स है, हम उसको डिस्टेबलाइज करके वहां पर दोबारा चुनाव करवा दें, तो मैं समझता हूँ ये राष्ट्र हित में एक व्यापक दृष्टिकोण से इस प्रकार की। और झारखंड में तो कोई मिनरल्स है नहीं, वहां पे सरकार हिला दी आपने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां की सरकार जिस दहशत में पिछले 1.5-2 साल से चल रही है उसका आवाज तो आपको हो गई मुकेश त्यागी जी, तो उसके संदर्भ में आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के
दिए गए तमाचे को आप इसलिए भूल गए कि वो देश की जीडीपी को लेकर आपकी बहुत चिंता हो गई थी। यही दलील है ना आपकी, हमारे दर्शक समझ पाए। ये मुकेश जी बता रहे हैं, देखो बिहार के हम देश हित के कारण से नीतीश कुमार के किए हुए को भूल गए। नहीं, देखिए नीतीश जी ने जो कहा, मैं समझता हूँ गलती हर व्यक्ति करता है नीतीश जी के, लेकिन ऊपर एक भी मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा करप्शन का चार्ज है या कौन सा उनके वंशवाद का चार्ज है। उन्होंने एक साफ राजनीति करी है और मैं समझता हूं कि उसका हमको उनको लेकर के आना, हमने उनको तो तब भी मुख्यमंत्री बनवाया जबकि उनकी सीट कुल मिला के शायद 45 या 50 आई थी और हमारी संख्या बल ज्यादा थी। अच्छा चलिए, नीतीश कुमार के संदर्भ में और अशोक चौहान ने और अजीत पवार ने थोड़ा दलील ठीक से ही मिल जाए, मुकेश त्यागी जी आज सर्टिफिकेट देने निकले तो सभी के लिए जारी करा देते भाई। नहीं, अब वो स्वतः आना चाहते हैं वहां पे, उनके कांग्रेस के संगठन से वो नाराज थे किस प्रकार से। अरे अभी आपने क्या कहा भाई, नीतीश कुमार पे कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है, उन्होंने ऐसा क्या काम किया है? तो हमने दो नाम ले दिए, अजीत पवार, अशोक चौहान, इनके संदर्भ में भी सर्टिफिकेट जारी हो जाए ना मुकेश त्यागी जी। कहाँ कमी रहे जब आप उदारता के साथ निकले ही हैं दिग्विजय पर। तो वो भी महाराष्ट्र के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट लाने की एक प्रकार से वो है कि भाई वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट चले और वहां पे महाराष्ट्र की स्थिर सरकार देने की कोशिशों के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे कदम उठा रही है, ये हमको मुकेश त्यागी जी बता रहे हैं। पर वापस आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर मैं आपके पास हूं। दीपक जी क्या कहते हैं? सबने ये बताया कि आपने गठबंधन तो बनाना चाहा पर गठबंधन धर्म निभाना नहीं चाहा, इसलिए सब पुर्जा पुर्जा हुआ जा रहा है। इस आक्षेप पर क्या कहेंगे? इस आक्षेप पे मैं ज्यादा कुछ आपके चैनल पे नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे इंडिया गठबंधन के अंदर की बात है। मैं बस इतना कहूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम बड़े दल हैं और बड़ा दिल दिखाएंगे, इसीलिए मैं चाहे टीएमसी हो चाहे आप हो, इनको आश्वस्त करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, इनके जो भी बयान आ रहे हैं आने दीजिए। अभी किसी दल ने कोई सीट, कोई नाम, कोई कैंडिडेट नहीं डिसाइड किया है। हो सकता है इनको अपनी तैयारी करना है, छोटे दल हैं, बिल्कुल इनके मनोदशा समझ सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें ममता बनर्जी का भी सम्मान है, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी का भी सम्मान है। और अरे सम्मान तो ठीक है पर काम क्यों नहीं है दीपक जी? पुरोहित जी बता रहे हैं, चिराग जी बता रहे हैं, बैठना था, तय करना था, 31 दिसंबर तक नाम तय हो जाने थे, फिर 31 जनवरी तक हो जाने थे, 16 फरवरी हो गई, बैठने को तैयार नहीं, नाम तय करने को तैयार नहीं। हिमांशु जी, देश में मुद्दा नहीं है कि आज कांग्रेस अपने दलों के साथ गठबंधन कर पा रही है नहीं कर पा रही। मुद्दे ये है कि भाजपा के नेता नारायण राणे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अजीत पवार का नाम लेके छाती पीट के कहते 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं भ्रष्टाचारी को। देश में आज तक ये नहीं बता पाते कि 350 किलो आरडीएक्स कैसे आया, इधर उधर की बातें कर लेंगे। अरे इनके पाप में डूबी हुई सरकार है देश में, देशद्रोही गद्दारों की सरकार है भाजपा में। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी का नारा था, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार और किसानों के लिए आप कील ठोक रहे हैं काल बन के। आप जिस स्वामीनाथन को भारत रत्न देते हैं, किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देते हैं, उन किसानों के साथ आप दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। यूरिया दीपक जी हम सवाल कर रहे हैं गठबंधन पे, आप चुनाव के मुद्दे बताने लगे, तो आप ऐसा करें तो बहुत ठीक, भाजपा ऐसा करे तो गलत, आप भी मुद्दे पे कहां रह रहे हैं? आपसे सीधा सवाल कि इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस संजीदा क्यों नहीं, इस पे दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस पूरी तरह संजीदा है। जो बेवफा हो रहे हैं, मैंने नीतीश कुमार के लिए कहा, उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। ऐसे कोई बेवफा नहीं होता है। तो पुरोहित जी आप बताओ क्यों बेवफा हो गए? आप बार बार बता रहे हैं हमारे को दीपक जी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, आप क्यों बेवफा हुए? नहीं, कौन बेवफा है? अधीर रंजन चौधरी बेवफा नहीं है क्या? है आदर्श घोटाला के अंदर में अभी जो इनके अशोक चौहान है वो बेवफा नहीं है, इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया बेवफा। देखिए तृणमूल कांग्रेस बेवफा नहीं है। ममता बनर्जी जो हमारी नेत्री है, अगर उनको वो साथ पीठ पे हाथ रख के खंजर मारने वाली नहीं है, वो सामने बोल सकती है। एक वो उनके में बोलने की शैली है, वो मुंह पे बोलेगी, गलत को गलत बोलने की क्षमता है ममता बनर्जी में। तो वो गलत है, उनको जो गलत लग रहा है उनको बोली, वो इन हाउस भी बोली है। अगर देखिए लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से है। आज ही हम लोगों ने, हमारे अभिषेक बनर्जी हमारे जो नेता है, उन्होंने मीटिंग के अंदर में यही कहा कि देखिए अभी जो पश्चिम बंगाल का जो बकाया पैसा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है बंगाल के अंदर में। सबसे बड़ा मुद्दा है जो लक्ष्मी भंडार या अन्य प्रकल्प जो महिलाओं के लिए ममता बनर्जी ने दिया है, वो बहुत बड़ी बात है।
किसी भी राज्य, सब उसको फॉलो कर रहे हैं। ममता बनर्जी के किए हुए कामों को दूसरे राज्य फॉलो कर रहे हैं। तो उस गुड गवर्नेंस की बात अगर ममता बनर्जी अगर इसी चीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं तो खराब क्या है। मगर कांग्रेस पार्टी की यहां पे मजबूरी क्या हो जाती है कि अधीर रंजन जैसे नेताओं को भी पोषना है। अब उनका पोषक बनेंगे आप राहुल गांधी जी की यात्रा कर रहे हैं, उनको हमने शुभकामनाएं दी, मगर जरूरी क्या था? यात्रा जरूरी थी कि ये जरूरी था? सोचना था ये यात्रा इंडिया के नाम से भी हो सकती थी, मगर आपके पास समय नहीं है। आपने 3 राज्यों में चुनाव लड़े अभी कुछ दिनों पहले, मगर समाजवादी पार्टी के साथ उनके क्या बयान आया था कमलनाथ का आपको पता है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, एक तरफ कांग्रेस का अहंकार। देखिए ये अहंकार जो चाहे नरेंद्र मोदी का हो चाहे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का हो, मैं नहीं कहूंगा कि जो शीर्ष नेता है सभी अहंकारी है, मगर कुछ लोग हैं कांग्रेस पार्टी जी। अब निर्णायक बातचीत के संदर्भ में टिप्पणी चाहिए आपसे, क्या माने? अब गठबंधन से उम्मीद नहीं है, जो भी उम्मीद है स्वतंत्र रूप से जो दल चुनाव लड़ रहे हैं उनसे उम्मीद है। इंडिया विल वोट अगेंस्ट बीजेपी, रिजेक्ट बीजेपी। ये देश के युवा जो बेरोजगार है, जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर में वोटिंग होगी और इंडिया विल रिजेक्ट बीजेपी। यही सबसे बड़ा स्लोगन रहेगा, रिजेक्ट बीजेपी। जो रिजेक्ट बीजेपी तो सिलेक्ट कौन होगा? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भी लड़ेगी, वामपंथी भी लड़ेंगे और टीएमसी भी लड़ेगी, तो जनता सिलेक्ट किसे करेगी? बताता हूं, जनता बहुत होशियार है ना। जनता जब वोटिंग करती है ट्रेंगुलर फाइट तो होती नहीं है। पश्चिम बंगाल में शून्य पर आ गई सीपीएम, शून्य पर आ गई कांग्रेस, शून्य पर आ गई ना। विधानसभा में क्या स्थिति है इनकी? तो पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल कौन बन गया? कांग्रेस की गलतियों से। जिस कांग्रेस ने 2011 का चुनाव ममता बनर्जी के साथ लड़ा, 2012, 13, 14, 15, 16 के अंदर में जाकर के वो सीपीएम के हाथ मिला ली। 33 साल तक कांग्रेसी मरे हैं, हजारों की संख्या में कांग्रेसियों की निर्मम हत्या वामपंथियों ने की है। और उसी वामपंथियों से बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए 2016 में हाथ मिला लिया। तो आप सोचिए, एक तरफ केरला में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है वामपंथियों से और यह हाथ मिला रही है। जब तक ये वामपंथी साथी कांग्रेस के बगल में बैठेंगे तब तक कांग्रेस को सुधरने नहीं देंगे। आरएसएस और वामपंथियों ने इस देश को बर्बाद किया है। तो पुरोहित जी ने भविष्य बता दिया है। चिराग जी क्या कहेंगे? आपके संदर्भ में भी ये आरोप आएगा। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने थोड़ा आपका लिहाज कर दिया, आप सामने बैठते। आप तो लगातार बताते थे एक सांपनाथ एक नागनाथ, तो आजकल आप किसके साथ बैठते हो गठबंधन में? सांपनाथ के साथ या नागनाथ के साथ? नहीं, हम तो इंडिया ब्लॉक के साथ बैठते हैं हिमांशु जी, और इंडिया ब्लॉक के जितने नेता हम सबके साथ बैठते हैं। अरे चिराग जी देखो, फिर से मैं दोहराता हूं अपना सवाल। अरविंद केजरीवाल बहुत ही गुड़ी राजनेता है इस देश में। उन्होंने देश को बताया कि देखो यहां पर 2 लोग हैं, कौन? एक सांपनाथ एक नागनाथ, एक भाजपा और एक कांग्रेस। उन्होंने कभी यह नहीं बताया था कि इसमें से सांपनाथ कौन है और नागनाथ कौन है। अब तो आप साथ में बैठ रहे हैं, तो इन 2 में से कोई एक तो कुछ होगा। तो चिराग जी से हमने कहा आज जुड़ गए हैं तो पूछ ही लेते हैं कि अब तो तय हो गया ना भाई, सांपनाथ कौन और नागनाथ कौन, तो थोड़ा बता दीजिए ना। हिमांशु जी, तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है कि कौन सा नाग है जो डस रहा है और सीबीआई और ईडी को आगे लेकर जा रहा है। कभी इनकम टैक्स, कभी ईडी, कभी सीबीआई। तो जो विपक्ष को खत्म करना चाह रहा है, कौन जहर उगल रहा है, तो ये सब आपको समझ आ ही जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत है नहीं। जिस तरह के से विपक्षियों को टारगेट किया जा रहा है, जनता भी देख रही है कि काम से ज्यादा ध्यान जो है वो विपक्षियों को तोड़ने में है, क्योंकि काम तो हुआ नहीं है। नौकरियों से लेकर जीडीपी तक किसी भी चीज पर आप बात कर लीजिए, उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो अभी 1 महीने में चुनाव है, जनता भी जानती है कि कब तक हम चुनावी जो जुमले हैं वो सुनते रहेंगे। 10 साल में हुआ क्या है? आज ही आप देखिए हरियाणा में मोदी जी बोल रहे थे कि कैसे हरियाणा का विकास होना चाहिए। अरे 10 साल से तुम्हारी सरकार है हरियाणा में, अभी भी अगर बोल रहे हो कि विकास होना चाहिए तो और क्या दे जनता तुम्हें? 10 साल से विधानसभा दे रखा है, उसके बाद तुम कह रहे हो अभी होना चाहिए। 10 साल से तुम सेंटर में, 10 साल से तुम स्टेट में, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमें अभी और समय चाहिए। तो जनता देख रही है ना, हरियाणा की जनता ने भी आज देखा कि कैसे पागल बना रहे हैं। 10 साल से तुम साथ साथ चल रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो अभी भी हमें और समय चाहिए, अभी हमें और एम्स बनाने हैं, अभी हमें और रेलवे लाइन डालनी है। तो भाई साहब किया क्या था फिर 10 साल? फिर क्यों बोला था अब की बार मोदी सरकार? नहीं बोलना चाहिए था ना, ब्रेक लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था हम नहीं कर पाएंगे काम, क्योंकि अब तो विधानसभा डबल। ऐसा आपका दिल्ली के संदर्भ में भी सिद्धांत है, 10 साल आपको भी लगभग मिल जा रहे हैं पूरे, छोड़ दोगे अब आप जो करना था कर चुके? 36,000 करोड़ का हमारा बजट था, आज 78,000 करोड़ हो गया है। सारा बजट कल एलजी साहब ने पढ़ा, जो भाजपा ने पढ़ने नहीं दिया। सारा कुछ हमारा तो सामने है। हमारे को तो जितना समय मिल रहा है, जितना काम करने की वो मिल रही है, ऑर्डिनेंस लाकर हाथ बांध दिए जाते हैं, उससे ज्यादा ही करके दे रहे हैं हम लोग। मतलब आपके 10 साल हैं तो आपको और समय चाहिए, मोदी जी को नहीं चाहिए, ये चिराग कह रहे हैं। पर हमारा मुद्दा अभी वो नहीं था।
हमारा मुद्दा केवल इतना था चिराग जी कि गठबंधन को लेकर कोई उम्मीद, या आप जो भी उम्मीद आम आदमी पार्टी से इंडिविजुअल रखें। हम तो अभी भी तैयार है, बिल्कुल जैसे हमने कहा हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब भी कांग्रेस के साथ मीटिंग होगी, जैसे भी मीटिंग होगी, उस चीज को वैसे आगे लिया जाएगा। जहां जहां हमने बात करी है वहां बयान दे रहे हैं, उम्मीद जता दे रहे हैं। तो अब मैं आखिरी टिप्पणी चाहता हूं प्रेम कुमार जी, कांग्रेस अभी भी गठबंधन से चिपकी रहे या आपका मशवरा रहेगा दीपक जी को और दीपक जी के माध्यम से पूरी कांग्रेस को कि सबने अपना इंडिविजुअल अकेले अकेले हिसाब लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी आकलन कर ले अकेले अकेले का, कहीं ऐसा ना हो ममता बनर्जी की भविष्यवाणी सही साबित हो जाए और 40 के भी लाले पड़े। जी हिमांशु जी, मुझे लगता है कि जैसे राम राज्य सब लोग कोई नकारते नहीं है, सब लोग उससे बोलते हैं कि हम राम राज्य से जुड़े हुए हैं, वैसे ही इंडिया गठबंधन से भी तमाम घटक दल जुड़े रहेंगे एक आइडियलिज्म के साथ में। अब वो कितना अलाइनमेंट हो पाता है नहीं हो पाता है, वो सारी चीजें शिकवा शिकायत होती भी रहेगी, फिर भी नहीं करेंगे, चूंकि यहाँ लड़ाई सीधे बीजेपी बनाम अदर्स की है और ये लड़ेंगे रामराज की तरह। इंडिया गठबंधन से भी ये चिपके रहेंगे, इस थॉट जो इंडिया है एक थॉट है, उस थॉट के साथ चिपके रहेंगे। पोस्ट या इलेक्शन भी अलाइनमेंट हो सकता है, लेकिन ये लड़ाई बीजेपी बनाम अदर्स की ही है। तो कुल मिला के भाजपा बनाम अदर्स की कहानी बनी रहेगी। भाजपा वो चुंबक है जो इन तमाम दलों को तमाम अंतर विरोध के बावजूद भी साथ जोड़े रखेगी। पर केवल क्या साथ जोड़े रखना ही पर्याप्त होगा, क्या साथ चलकर भी दिखाना होगा? साथ चलते हुए दिखेंगे तभी तो जनता के साथ जुड़ेंगे। अगर सब आपस में ही एक दूसरे के कपड़े उतारते दिखाई देंगे तो भाजपा को क्या वाकई चुनौती दे पाएंगे? क्या वक्त गुजरने के साथ इंडिया गठबंधन भाजपा को चुनौती देने के स्थान पर उसकी सहूलियत तो नहीं बनता जा रहा है? ये सवाल जहन में आता है। आने वाला समय इसका उत्तर देगा। पर इतना तय है कि इंडिया गठबंधन ने जून 2023 में जो उम्मीद जगाई थी, जिसकी उम्मीद थी कि ये दिया लपट बनकर आने वाले समय में कुछ कर गुजरेगा, उस दिए की लौ के बुझने की आहट सुनाई दे रही है। क्या इस लौ को बरकरार रख पाएंगे? देखेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि सबको उल्फत के मरकज पे लाऊंगा मैं, सबको उल्फत के मरकज पे लाऊंगा मैं, एकता का दिया फिर जलाऊंगा मैं। कंवल डिबाईवी ने यह बात कही थी। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? सवाल है। देखें आने वाला समय इसका उत्तर हमें किस रूप में दिखाता है। बहरहाल समय अब आपसे इजाजत लेंगे, तो मुझे दीजिए इजाजत। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साल बड़ा।